जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नेक्स्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी जापान और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। जापान के बाद सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान है मिला है। तो दोस्तों याद रखें कि जापान पहले पर, सिंगापुर दूसरे पर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर आएगा इस इंडेक्स में। कौन से? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116 और स्थान है। और साथ में दोस्तों इनके पास सीरिया, इराक और पाकिस्तान, मतलब इनके नंबर नीचे से 116वां अफगानिस्तान, 115वां सीरिया, 114वां इराक और 113वां पाकिस्तान है। वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 90वें स्थान पर है, 90 स्थान। याद रखें 2020 के इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 84 थी और अब यह 90, तो भारत को 6 पायदान का घाटा हुआ है। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में सफर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, अगर इसमें हमारे पड़ोसी राज्य देशों में और बात करें चीन की, तो चीन की रैंकिंग पहले 90 थी जो अब 22 स्थानों के सुधार के साथ 68 हो गई है। यह भी याद रखें आप, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों की भी पूछ ली जाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले हम देखेंगे जापान को। तो जैसे हम नक्शे में देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित जापान है, जिसको सी ऑफ जापान के पास स्थित द्वीपीय देश है। इसके अगर हम वैसे पड़ोसी देश तो कोई सीमा टच करता नहीं है, लेकिन वैसे पास में देखें तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया इसके आसपास बसे हुए देश हैं। दोस्तों अब जापान के बारे में आपको बताएं अगर, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के राष्ट्रपति वर्तमान में नारुहितो तथा प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। जापान को सूर्योदय का देश, भूकंप और सुनामियों का देश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जापान के दो उपनाम हैं, क्या क्या? सूर्योदय का देश और भूकंप और सुनामियों का देश जापान के उपनाम है। जापान विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन सा है? जापान है। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मतलब जापान का जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 11वां नंबर है। दोस्तों ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। मतलब दोस्तों जैसे महानगरों में हमारे यहाँ बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलुरु, ऐसे जापान में ग्रेटर टोक्यो है जो यहाँ का महानगर है। तो 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र कौन है? ग्रेटर टोक्यो है जापान का। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, जिनमें से दोस्तों होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखना है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए याद रखें कि शिंजो अबे कहाँ के? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें किस सम्मान से? तो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है पिछले साल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। दोस्तों यह टूर्नामेंट भारत के महाराष्ट्र के 3 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अंधेरी के मुंबई फुटबॉल स्टेडियम, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और पुणे के श्री शिव छत्रपति
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। यहाँ पहले ये टूर्नामेंट महाराष्ट्र के नवी मुंबई, उड़ीसा के भुवनेश्वर और गुजरात के अहमदाबाद में होना तय हुआ था। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। दोस्तों पहले यह 3 राज्यों में होना था, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, लेकिन कोरोना के चलते अब इसको एक ही राज्य के 3 शहरों में, कहाँ मुंबई, अंधेरी मुंबई और अपना पुणे, तो याद रखना है दोस्तों कहाँ, और स्टेडियम के नाम भी याद रखना है। मुंबई फुटबॉल स्टेडियम पहला, DY पाटिल स्टेडियम और श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है A विद्या बालन, B करिश्मा कपूर, C अनुष्का शर्मा, D माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम हाल ही में विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। दोस्तों याद रखें, आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको वो कहते हैं वाइस वर्सा में भी याद रखना है। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर नाम पूछा गया है, किसके नाम पर रखी गई है, यह पूछा जाता कि भारतीय सेना ने कश्मीर में विद्या बालन के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम कहाँ पर रखा है, यह भारतीय सेना ने कहाँ पर एक शूटिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है, तो याद रखना है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छे से दोस्तों, गुलमर्ग कश्मीर में रखा गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? आपके ऑप्शन है A लता मंगेशकर, B आशा भोसले, C स्वानंद किरकिरे और D सुरेश वाडेकर। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में स्वानंद किरकिरे जो कि बॉलीवुड पार्श्व गायक हैं, इनको दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री कौन है वर्तमान में? मनीष सिसोदिया। तो याद रखें दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी भाषा और संस्कृति के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। सिसोदिया ने अकादमी के सदस्यों से कहा कि वे कला और संस्कृति कार्यक्रमों में आयोजन के लिए नए तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू करें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है A कर्नाटक, B राजस्थान, C तमिलनाडु और D मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। दोस्तों इस अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित स्थल राजस्थान के बूंदी जिले में है। यह सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा जिले के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। दोस्तों याद रखें कि अगर अब जो रामगढ़ है, यह रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व बनेगा, यह किस जिले में प्रस्तावित है? तो बूंदी जिले में है। और सवाई माधोपुर जिले में कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। मतलब रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ, किस जिले में? तो सवाई माधोपुर जिले में है। और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस जिले में मैक्सिमम फैला हुआ है? तो कोटा जिले में फैला हुआ है। दोस्तों मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा 8 गांवों को स्थानांतरित कर टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह बाघों की अधिक जनसंख्या के मुद्दे से निपटने के लिए एक कार्यात्मक गलियारा होगा। अब दोस्तों आ रहा होगा आपके दिमाग में कि कॉरिडोर की क्या ज़रूरत पड़ी जब 3 टाइगर रिजर्व हो रहे हैं या तीसरा है, तो कॉरिडोर की क्या ज़रूरत पड़ी जो 8 गाँवों को स्थानांतरित किया जा रहा है? तो आपको बताएं आगे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 65 से अधिक बाघों की आबादी है, वहीं मुकंदरा रिजर्व में सिर्फ 1 टाइगर बचा है। इस प्रकार इस टाइगर कॉरिडोर की जनसंख्या वितरण को संतुलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों अब आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है A विशाखापत्तनम, B कोच्चि, C मुंबई
और डी गांधीनगर। तो दोस्तों याद रखें, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के गांधीनगर शहर में स्थापित किया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर GIMAC की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों किसने किए हैं? गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर के लिए। अब दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े अन्य विवरण में देखेंगे हम कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई अब सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। दोस्तों याद रखें, बहुत जरूरी है यह, भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई अब सिंगापुर, किस देश में? सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। समुद्री और शिपिंग विवादों पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र बनाने का यह विचार भारत में परिचालन करने वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद करेगा। तो दोस्तों यह विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र होगा जो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। और इसको मैनेज कौन करेगा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। यह देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस स्टेशन पर स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है A चेन्नई, B बेंगलुरु, C कोलकाता और D भुवनेश्वर। तो दोस्तों याद रखें, भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु स्टेशन पर स्थापित की गई है। क्रांतिवीरा संगोल्ली रायंड रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। अत्याधुनिक एक्वेरियम को भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड द्वारा HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से संयुक्त रूप से खोला गया है। एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखें, एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम किस नदी की योजना पर आधारित है? अमेजन नदी की योजना पर आधारित है और 12 फीट लंबा है। स्टेशन का प्रवेश द्वार अब समुद्री जीवन की एक झलक देता है, जिसमें एक सुंदर डॉल्फिन नम्रता से आगंतुकों का एक मामूली धनुष और एक मुस्कान के साथ अभिवादन करती है। एक 3D सेल्फी क्षेत्र है और दोस्तों 20 फुट कांच की परिधि में भी नई सुविधा के कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। तो दोस्तों याद रखें, यह भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है जो किस स्टेशन पर है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर है। दोस्तों यह छठवां और सातवां क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क करके याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों भारत में पहले हैं और यह दोनों आपसे पूछे जाएंगे। भाई समुद्री मध्यस्थता केंद्र और यह भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग, तो यह दोनों आने वाले एग्जाम से यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देख लेना, गारंटी से हैं, आप दोनों को याद रख लें, इससे जुड़ी डिटेल्स भी याद रख लें, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अमेजन ने किस राज्य में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C उड़ीसा और D गुजरात। दोस्तों याद रखें, अमेजन ने हाल ही में गुजरात राज्य में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेजन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। तो दोस्तों राज्य में गुजरात याद रखना है, शहर में सूरत याद रखना है। तो कहाँ? अमेजन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेजन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया। अमेजन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो लघु और मध्यम उद्योगों मतलब MSME को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। MSME अमेजन डिजिटल केंद्र पर जा सकते हैं और ई कॉमर्स, GST और कराधान समर्थन, शिपिंग और रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता और डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यह मेनली जो अमेजन के
डिजिटल केंद्र हैं, यह एमएसएमईज के लिए मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ही लाभदायक हैं। दोस्तों अब नजर डालें हम अमेजन की तरफ, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस तथा सीईओ एंड्रयू आर जेसी है। एंड्रयू आर जेसी 5 जुलाई से अमेजन के सीईओ बने हैं। इसके पहले जेफ बेजोस थे, जो अभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। जेफ बेजोस लगभग 200 मिलियन प्लस नेटवर्थ के साथ। और दोस्तों याद रखना है, इन्होंने अपना सीईओ के पद से त्यागपत्र देके अब सीईओ कौन है? एंड्रयू आर जेसी। दोस्तों स्थापना अमेजन की 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने ही की थी तथा मुख्यालय अमेजन का वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अब हम नज़र डालेंगे गुजरात की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं गुजरात जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है और अरब सागर और कच्छ की खाड़ी के पास इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से तथा राजकीय सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली से यह साझा करता है। दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, आपको याद रखना है, क्योंकि गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। मतलब समुद्री सीमा सबसे अधिक किस राज्य की है भारत में? तो गुजरात की है, याद रखना है। अब नजर डालेंगे हम गुजरात की डिटेल्स की तरफ। दोस्तों तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली हैं। दोस्तों याद रखें गुजरात में प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ बताएं आपको, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, म्यारीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों जिनमें से गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह पूछे गए हैं। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। दोस्तों अब हम गुजरात के प्रमुख शहरों के उपनाम देखें तो गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे? अहमदाबाद को। और भारत का मैनचेस्टर किसे? अहमदाबाद को। दोस्तों भारत का हीरा शहर सूरत को कहा जाता है गुजरात के, और भारत का कपड़ा शहर भी सूरत को ही कहा जाता है। तो भारत का हीरा शहर और कपड़ा शहर सूरत को कहा जाता है। अब गुजरात में स्थित हम बांध देखेंगे दोस्तों, तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर, कडाना बांध माही नदी पर। दोस्तों यहाँ पर बांध और परियोजनाएं तो और भी हैं, लेकिन यह प्रमुख हैं जो आपको पढ़नी है, जिनमें से सरदार सरोवर, उकाई और दांतीवाड़ पूछी गई है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध को आपको बता दें कि यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है तथा यह संयुक्त रूप से बिजली के उत्पादन में 3 राज्यों के बीच आवंटित करता है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। और साथ में अगर इसका जल वितरण देखें तो यह 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इसका जल वितरण होता है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, याद रखना है। दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर गुजरात में स्थित है। धारोई बांध साबरमती नदी पर गुजरात में स्थित है। और कड़ाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। दोस्तों अब गुजरात के अन्य तथ्य देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है। तो यूट्यूब चैनल पर न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण किया था गुजरात उच्च न्यायालय ने भारत में पहली बार। विश्व का सबसे बड़े 30,000 मेगावाट क्षमता वाले मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क की आधारशिला गुजरात के कच्छ जिले में रखी गई है। दोस्तों याद रखना है कहाँ रखी गई? गुजरात के कच्छ जिले में। विश्व की सबसे बड़ी। दोस्तों गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी। याद रखना एक एक पॉइंट दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा तो आपका समय ज़्यादा जाएगा, आप लोग याद रख लें। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को अब कमलम कहा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद के सानंद में बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ? अहमदाबाद। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित रैयाली गांव में 128 एकड़ में देश का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क है। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा और दुनिया का कौन सा तीसरा सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है? डायनासोर जीवाश्म पार्क। कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले के में स्थित रैयाली गांव में। और कितने एकड़ में है यह? तो 128 एकड़ में है दोस्तों। एशिया का सबसे
बड़ा हरियाली वाला शहर गांधीनगर गुजरात में है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हरियाली वाला शहर कहें या एशिया का सबसे ज़्यादा हरियाली वाली राजधानी का नाम दें तो गांधीनगर गुजरात में ही है। देखते हैं आगे गुजरात के और तथ्य दोस्तों, तो बहुत ध्यान से सुनना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को अब कमलम कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि ड्रैगन फ्रूट जो नाम है इसको कमलम कहा जाता है। गुजरात के खेड़ा में माही नदी पर नर्मदा मुख्य कैनाल पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट बनाया गया है जिसकी लंबाई 602 मीटर है। तो 602 मीटर लंबा एक्वाडक्ट किस नदी पर? माही नदी पर नर्मदा मुख्य कैनाल के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा है। एक्वाडक्ट मतलब नदी के ऊपर से कैनाल का गुजरने का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों नदी के ऊपर से जो कैनाल गुजरने का स्ट्रक्चर होता है उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट किस नदी पर? माही नदी पर नर्मदा मुख्य कैनाल पर स्थित है। दोस्तों गुजरात का उपनाम देखें अगर तो गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा था जैसे सूरत को कपड़ा शहर और हीरा शहर भी कहते थे, ऐसे ही गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा जिला या गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला। याद रखें कच्छ जिले का क्षेत्रफल इतना है, भारत के कई राज्यों से बड़ा है इसका क्षेत्रफल। गुजरात भारत में कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों याद रखना है कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। जबकि तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट कच्छ का रण है। 4 धामों में से एक द्वारिका और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ गुजरात की पावन भूमि पर ही स्थित है। तो दोस्तों गुजरात में 4 धामों में से एक द्वारिका स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ गुजरात में ही स्थित है। भारत के स्वच्छ राज्यों की सूची में गुजरात तीसरे स्थान पर आता है। तो याद रखना है दोस्तों यह भी। और विश्व का पहला वेजिटेरियन सबवे और डोमिनोज आउटलेट गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया था। तो दोस्तों विश्व का पहला है यह वेजिटेरियन सबवे और डोमिनोज आउटलेट कहाँ खोला गया था? पहला तो गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है पागल वैज्ञानिक नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्विया आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए निकोला टेस्ला दिवस, बी एल्बर्ट आइंस्टीन दिवस, सी गैलीलियो गैलीली दिवस और डी सीवी रमन दिवस। तो दोस्तों याद रखें पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्वियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला के नाम पर हर साल 10 जुलाई को निकोला टेस्ला दिवस मनाया जाता है। पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्वियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला के जन्म दिवस पर विश्व भर में निकोला टेस्ला दिवस मनाया जाता है। भौतिकी से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई को उसके नाम पर टेस्ला रखा गया है। दोस्तों एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने ही किया था। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम की थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम किया है दोस्तों अमेरिका में। और उसके बाद वह डीसी करंट पर मतलब डायरेक्ट करंट पर वर्क कर रहे थे और इन्होंने अल्टरनेट करंट पर वर्क किया और एसी मोटर का आविष्कार किया था किन्होंने? निकोला टेस्ला ने। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे और किस कंपनी ने मिलकर मैनाडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए वीजा, बी मास्टर कार्ड, सी पेटीएम और डी फ्री चार्ज। तो दोस्तों याद रखें भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर मैनडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। दोस्तों यह इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों की सहायता के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। ऐसा रेजर पे का लक्ष्य 12 महीनों में 50 से अधिक बैंकों के साथ मैनडेट HQ को एकीकृत करना है। मैनडेट HQ समाधान 7 दिनों के भीतर किसी भी बैंक के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। रेजर पे का मैनडेट HQ एक API आधारित प्लग इन प्ले समाधान है जो किसी भी कार्ड जारी करने वाले बैंक के लिए गो लाइव टाइम को कम करता है, जो अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान को सक्षम करना चाहता है। हम नजर डालेंगे दोस्तों हम रेजर पे की तरफ। सबसे पहले तो रेजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी। रेजर पे के वर्तमान में CEO हर्षल माथुर तथा मुख्य
मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही मास्टर कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में माइकल मेबेक तथा स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1966 को। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप सब हमसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यह @SLH अकेडमी जो आपके टेलीग्राम के साइन के साथ लिखा हुआ दिख रहा है, इसके साथ भी अगर आप इसको ही अपनी चैट बॉक्स में लिखकर इस पर टच करेंगे तो आपको हमारी पीडीएफ वाला चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।